लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिस्ट्री 360 रवि कोलेरिया सर की पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ के अंदर अब तक हमारे 9 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम इसी बुक का 10वां चैप्टर शुरू करेंगे। 10वां चैप्टर है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति से संबंधित 10वां चैप्टर रहेगा, जिसे हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि 22 जनवरी 1905 को 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया? 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह किया गया था फादर कोगोपेन के नेतृत्व में। स नंबर ऑप्शन। रविवार 22 जनवरी 1905 रूसी कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गोपेन के नेतृत्व में किसान व मजदूर जार के विंटर पैलेस के सामने इकट्ठा हुए। जार के गोली चलाने के आदेश के कारण सैकड़ों लोग मारे गए, इसलिए इतिहास में इसे खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तारीख को रूसी कैलेंडर तारीख में बदलने पर 13 दिन माइनस करें। रूसी कैलेंडर और जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर इसमें 13 दिन का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने रूस में दास प्रथा निम्नलिखित में से किस शासक ने रूस में दास प्रथा जिसे स्पर्डम कहा गया का उन्मूलन कर औद्योगिकीकरण की शुरुआत की? कौन से शासक ने रूस में दास प्रथा का उन्मूलन करके औद्योगिकीकरण की शुरुआत की थी? तो यह की गई थी जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति को किस इतिहासकार ने इस्लाम के उदय के बाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना बताया? रूस की क्रांति को कौन से इतिहासकार ने इस्लाम के उदय के बाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना बताया था? तो यह बताया था H.G. वेल्स ने। बे नंबर ऑप्शन। रूस की क्रांति ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना, ये कहा था प्रोफेसर लास्की ने। और 1789 की फ्रेंच की क्रांति के बाद 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताई थी सेबाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तिदाता जार तथा जार लिबरेटर किसे कहा जाता है? मुक्तिदाता जार और जार लिबरेटर किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को। स नंबर ऑप्शन। अलेक्जेंडर द्वितीय 1858 से 1881 तक, जिसे मुक्तिदाता या जार लिबरेटर कहा जाता है। पीटर एंड ग्रेट 1682 से 1725 आधुनिक रूस का जन्मदाता। अलेक्जेंडर तृतीय जो 1881 से 1894 तक रहा था, इसे इसने रूसीकरण की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति के समय रूस पर किस वंश का शासन था? रूस की क्रांति के समय रूस पर कौन से वंश का शासन था? तो रूस की क्रांति के समय जो रूस पर शासन था, यह था रोमनो वंश का। ड नंबर ऑप्शन। रूस शासकों की उपाधि जार थी। इवान महान 1492 से 1505 जार की उपाधि धारण करने वाला पहला रूसी सम्राट था। 1613 में जार माइकल रोमनोव ने रोमनोव वंश की स्थापना की। क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक था, जिसने 1894 में पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किस जार ने दिया? एक जार एक चर्च एक रूस का नारा कौन से जार ने दिया था? तो यह नारा दिया था अलेक्जेंडर तृतीय ने। अलेक्जेंडर तृतीय स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा की स्थापना कब हुई? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स या रूसी श्रमिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो स्थापना की गई थी 1904 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1898 में किस स्थान पर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना की गई? 1898 में किस स्थान पर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी बेलारूस में मिन्स्क नामक स्थान पर। ए नंबर ऑप्शन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई विचारधाराएं सामने आने लगी, जैसे अराजकतावादी, लोकवादी, पॉपुलिस्ट और शून्यवादी निहिलिस्ट। लोकवादी नेताओं ने राजतंत्र को उखाड़ फेंकने और किसानों में भूमि का पुनर्वितरण करने का आह्वान किया। बाकुनिन ने शून्यवाद को प्रेरित किया। 1881 में ऐसे ही एक संगठन ने जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी। 20वीं सदी के आरंभ में तीन व्यापक विचारधाराएं सामने आई। उदारवादी सामाजिक क्रांति उदारवादी सामाजिक क्रांति जो पॉपुलिस्टों से निकले थे, और सोशल डेमोक्रेट्स जो कार्ल मार्क्स के अनुयायी थे। उदारवादी संवैधानिक राजतंत्र या गणतंत्र के अंतर्गत संवैधानिकतावाद, कानून के शासन, नागरिक अधिकारों तथा संसदीय सरकार में विश्वास रखते थे। इसकी अगुवाई संवैधानिक प्रजातंत्रीय पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अथवा कोडेट्स ने की थी। इसकी स्थापना 1905 की क्रांति के दौरान हुई। इसके नेता एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पॉल मिल्यूको अस्थायी सरकार के निर्माण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों में से एक थे। सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना 1902 में हुई। इसके नेताओं ने कृषकों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। मार्क्सवादी इन्हें कृषक प्रेमी कहते थे। राजनीतिज्ञ रूप से इनका उद्देश्य था राजतंत्र को समाप्त करना और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। यह लोग सत्ता के विरुद्ध आतंकवादी तरीके अपनाने के लिए तैयार थे। 1917 में इनका प्रमुख नारा था भूमि और स्वतंत्रता। यह दल मार्क्सवादी नहीं था। यह न तो तेजी से औद्योगिकरण और न ही सर्वहारा क्रांति में विश्वास रखते थे। तीसरा दल था कार्ल मार्क्स के अनुयायियों का, जो सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। 1898 में व्लादिमीर इलियच लेनिन ने 1870 से 1994 1924 जूलियस मार्तो तथा प्लेखानोव, जो मुख्य संस्थापक थे, ने एक मार्क्सवादी समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। यह पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के अग्रदूत बनी। इस पार्टी ने इस्क्रा चिंगारी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1903 में यह पार्टी दो भागों में बंट गई। बोल्शेविक बहुमत के लिए रूसी शब्द, और मेंशेविक अल्पसंख्यक के लिए रूसी शब्द। बोल्शेविक नेता लेनिन के नेतृत्व में महत्व को ऊंचा स्थान दिया। अनुशासन और केंद्रीकरण का पक्ष लिया गया। मार्तो की अगुवाई में मेंशेविक अधिक प्रभावी हुए। नोट: रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक जॉर्ज प्लाखानोव थे। यह प्रश्न आरपीसी व छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पूछा है और उत्तर प्लाखानोव माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति प्रारंभ होने के दिन मनाया जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति प्रारंभ होने के दिन को मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। द नंबर ऑप्शन। पेट्रोग्राद में मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। 22 फरवरी 7 मार्च अ, रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार 7 मार्च को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी की गई। अगले दिन 8 मार्च को उनके इस समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान किया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। बाद में इस दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया। ऑन द ईव ऑफ 1917 अलेक्जेंडर सेल्यापिनको की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांग लेनिन की अप्रैल थीसिस से संबंधित नहीं है? कौन सी मांग है जो अप्रैल थीसिस से संबंधित नहीं है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है जार को मृत्युदंड। जार को मृत्युदंड देना अप्रैल थीसिस की मांग नहीं थी। जार को जो मृत्युदंड दिया था, यह मृत्युदंड नहीं दिया था, बल्कि जार को जो रेड सेना थी, इस रेड सेना ने जुलाई 1918 के अंदर
गोली मारकर इनकी हत्या की थी। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा अप्रैल थीसिस की प्रमुख मांग थी युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ब, स और द तीनों सही है। ए नंबर इसका सही नहीं होगा। अप्रैल 1917 में लेनिन की मांगे अप्रैल थीसिस कही जाती है। पेट्रोग्राद में हुए सम्मेलन में इसका अनुमोदन किया गया। बोल्शेविकों ने एक नारा दिया कि युद्ध समाप्त हो, किसानों को भूमि व गरीब को रोटी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का दो दलों में विभाजन कब हुआ था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का दो दलों में विभाजन कब हुआ था? तो यह जो विभाजन हुआ था यह हुआ था 1903 के अंदर, 1903 में। बे नंबर ऑप्शन 1903 में दो दलों में विभाजन हुआ था, जो बोल्शेविक और मेंशेविक के रूप में अलग अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1914 में सेंट पीटर्सबर्ग नामक पेट्रोग्राफ क्यों किया गया? 1914 में सेंट पीटर्सबर्ग नामक पेट्रोग्राफ क्यों किया गया था? तो यह किया गया था क्योंकि यह जर्मन भाषा से संबंधित था। बे नंबर ऑप्शन। जीसस के 12 शिष्यों में से सेंट पीटर के नाम पर रखे गए इस नाम को कुछ ज्यादा ही जर्मन जैसा प्रतीत होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के समय जर्मन विरोधी भावनाओं के चलते पेट्रोग्राद में बदल दिया गया। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद इसका नाम लेनिनग्राद कर दिया गया। 1991 में सोवियत संघ 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नगरवासियों ने जनमत संग्रह द्वारा पुनः सेंट पीटर्सबर्ग नाम कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग को 1712 में रूसी साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। 12 मार्च 1918 को मॉस्को को सोवियत संघ की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1917 की रूसी क्रांति के संबंध में किसका कथन था? मार्च 1917 की रूसी क्रांति के संबंध में किसका कथन था कि जार से शासन सत्ता मजदूरों ने छीनी थी, परंतु उन्होंने तुरंत उसे मध्यम वर्ग को सौंप दिया। जार से सत्ता मजदूरों ने छीनी थी, परंतु उन्होंने तुरंत उसे मध्यम वर्ग को सौंप दिया। 1917 की रूसी क्रांति के बारे में यह किसने कहा था? तो यह कहा था लिप्सन ने। बे नंबर ऑप्शन। रूसी क्रांति से संबंधित 1919 में प्रकाशित 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड। रूसी क्रांति से संबंधित 1919 में प्रकाशित 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वह थे जॉन रीड। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जार निकोलस द्वितीय ने अक्टूबर घोषणा पत्र कब जारी किया था? जार निकोलस द्वितीय ने अक्टूबर घोषणा पत्र कब जारी किया था? 30 अक्टूबर 1905 को। ए नंबर ऑप्शन। अक्टूबर घोषणा पत्र नागरिक अधिकारों, राजनीतिक दलों एवं संघों के निर्माण की अनुमति दी गई। द्विसदनात्मक विधानमंडल के सृजन का प्रावधान किया गया। एक निर्वाचित विधानसभा ड्यूमा व एक राज्य साम्राज्य परिषद ऊपरी सदन ड्यूमा में आधे सदस्य जार द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। मताधिकार व्यवस्था में अमीर और रूढ़िवादी भागों का अधिकार दिए गए। मजदूरों एवं कृषकों को सीमित अधिकार मिला। तब भी बहुत से कैंडिडेट पार्टी के सदस्य और अक्टूबरिस्ट वह जो घोषणा पत्र के पक्ष में थे और कुछ साम्राज्यवादी प्रजातंत्र दल के लोग ड्यूमा की सदस्यता पाने में सफल रहे। ड्यूमा के ड्यूमा के चुनाव से पहले सुधारों के समर्थक प्रधानमंत्री सर्गेई विटे को हटाकर जार ने इवान गोरमाइकिन को प्रधानमंत्री बनाया। 10 मई 1906 को पहली ड्यूमा का अधिवेशन हुआ। जुलाई 1906 में स्टोलिपिन को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 1911 में अपनी हत्या तक इस पद पर रहे थे। इसके बाद व्लादिमीर कोकोवत्सोव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पहली ड्यूमा को स्टालिपिन की सलाह पर जार ने 21 जुलाई 1906 को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कौन सी ड्यूमा ने रूस में अपना कार्यकाल पूरा किया? सर्वप्रथम कौन सी ड्यूमा ने रूस में अपना कार्यकाल पूरा किया था? तीसरी ड्यूमा ने। 6 नंबर ऑप्शन।
प्रथम ड्यूमा 10 मई से 21 जुलाई 1906, द्वितीय ड्यूमा मार्च से जून 1907 और तृतीय ड्यूमा 1907 से 1912, चतुर्थ ड्यूमा 1912 से 1917। तृतीय ड्यूमा ने अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा किया। इसमें अक्टूबरिस्ट दल को बहुमत प्राप्त हुआ। शासन विरोधी लोगों की संख्या ड्यूमा के कम होने के कारण इसने अपना कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1915 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1915 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था रूस और जापान युद्ध। ए नंबर ऑप्शन। 1904-5 के रूस-जापान युद्ध से रूस की हार हुई। रूस की हार हुई। यह युद्ध 1905 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। जापान ने अमेरिकी ब्रिटिश सहयोग से पोर्ट आर्थर मंचूरिया पर हमला किया। वह साल के अंत तक उस पर अधिकार कर लिया। अगस्त 1905 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से रूस-जापान में पोर्ट्समाउथ की संधि अमेरिका अमेरिका में हुई। इससे जापान को कोरिया पर प्रभुत्व जमाने का अधिकार मिल गया। साथ ही पोर्ट आर्थर और दक्षिणी शाखालीन क्षेत्र मिला। प्रथम विश्व युद्ध की वह रोटी की मांग 1917 की क्रांति के तात्कालिक कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवर्दा और लूच थे। परवर्दा और लूच क्या थे? तो यह अखबार थे। बे नंबर ऑप्शन। पारवरदा सत्य और बोल्शेविकों का, वह लूच किरण मेंशेविकों का समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसी क्रांति से संबंधित दो ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है कि बोल्शेविकों का विश्वास था। बोल्शेविकों का विश्वास था कि जार शासित रूस जैसे दमनात्मक समाजवादी पार्टी को अनुशासित होना चाहिए। वे अपने सदस्यों की संख्या को अनियंत्रित रखना चाहिए। बोल्शेविकों का विश्वास था कि जार शासित रूस जैसे दमनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए, वे अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित रखना चाहिए। तो ऐसा ही है। दूसरा कि मेंशेविक मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखा जाना चाहिए और सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि से 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि से जापान को रूस के अलावा औपनिवेशिक विस्तार हेतु किस एशियाई देश पर प्रभुत्व मिला? 1905 की पोर्ट्समाउथ संधि से जापान को रूस के अलावा औपनिवेशिक विस्तार हेतु किस एशियाई देश पर प्रभुत्व मिला था? तो यह मिला था कोरिया पर। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा पुस्तक किसने लिखी? इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी गई लेनिन के द्वारा। स नंबर ऑप्शन। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इसके अलावा व्हाट इज टू बी डन, इसके अलावा स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये सभी पुस्तकें लेनिन की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी मार्च 1917 की रूसी क्रांति के संबंध में फरवरी मार्च 1917 की रूसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सत्य है? फरवरी मार्च 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला कि क्रांति के दौरान ही चौथी ड्यूमा को भंग कर दिया था। दूसरा 12 मार्च अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार 12 मार्च को मजदूरों व सैनिकों के प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी सोवियत बना ली गई थी। तीसरा ऑप्शन है प्रिंस लवोव के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। और चौथा है कि जार ने अपने भाई माइकल के पक्ष में गद्दी त्याग दी। जार ने अपने भाई माइकल के पक्ष में गद्दी त्याग दी। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो इसमें जो एक, दो, तीन और चार, चारों ही ऑप्शन इसके सही है। द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
12 मार्च 1917 को राजधानी पेट्रोग्राद पर सोवियत अ, परिषद ने शासन अपने हाथ में ले लिया। 14 मार्च को क्रांतिकारी सोवियत और ड्यूमा ने प्रिंस लवोव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन किया। 15 मार्च को जार ने अपने भाई ग्रैंड ड्यूक माइकल के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, लेकिन अस्थायी सरकार के गठन की परिस्थितियों को देखते हुए माइकल ने सिंहासन अस्वीकार कर दिया। रूसी पंचांग के अनुसार क्रांतिकारी सोवियत द्वारा शासन पर नियंत्रण 27 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में 12 मार्च को हुआ, अतः इसे फरवरी क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1917 में गठित रूस की अस्थायी सरकार। मार्च 1917 में गठित रूस की अस्थायी सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें जो सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है युद्ध मंत्री। युद्ध मंत्री जो अलेक्जेंडर गुचकोव को बनाया था। युद्ध मंत्री अलेक्जेंडर गुचकोव बने थे, यह सही है। विदेश मंत्री मिल्युकोव को बनाया गया था। विदेश मंत्री मिल्युकोव को बनाया गया था, यह भी सही है। तीसरे नंबर पर न्याय मंत्री। न्याय मंत्री जो इसमें बनाए गए थे अलेक्जेंडर केरेंस्की को। न्याय मंत्री अलेक्जेंडर केरेंस्की बने थे, इसलिए 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 10 नंबर है कि कृषि मंत्री। कृषि मंत्री जो सिंगरोव को बनेगा। कृषि मंत्री सिंगरोव बने थे। 10 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। 6 नंबर इसका गलत होगा। न्याय मंत्री अलेक्जेंडर केरेंस्की था, जो कि समाजवादी पार्टी का सदस्य था। जब विदेश मंत्री मिल्युकाव ने युद्ध जारी रखने की बात कही, तो पेट्रोग्राद की सोवियत ने इसका विरोध किया, जिसके कारण मिल्युकाव व गुच्कोव को त्यागपत्र देना पड़ा। अलेक्जेंडर केरेंस्की ने सरकार का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और युद्ध जारी रखने की नीति पर कायम रहा। अगस्त 1917 में आर्मी चीफ कॉर्निलोव ने विद्रोह कर तख्तापलट कर दिया। तख्तापलट का प्रयास किया। 6 नवंबर को केरेंस्की ने इस्तीफा दिया। 7 नवंबर रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को सुबह रेड गार्ड्स को नियमित सैनिकों ने टोरिड पैलेस व अन्य महत्वपूर्ण सरकारी केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 8 नवंबर को अस्थायी सरकार के मुख्यालय विंटर पैलेस पर अधिकार कर लिया गया। अस्थायी सरकार के मंत्रियों को बंदी बना लिया गया। केरेंस्की पेट्रोग्राद से भाग निकला। अक्टूबर में होने के कारण इसे अक्टूबर क्रांति व बिना खून खराबे के बोल्शेविक दल ने राजनीति पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति किस शहर से आरंभ हुई? 1917 की रूसी क्रांति जो कौन से शहर से आरंभ हुई थी? पेट्रोग्राद से। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या किया जाना चाहिए? व्हाट इज टू बी डन नामक पुस्तक किसने लिखी? व्हाट इज टू बी डन क्या किया जाना चाहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक लिखी गई लेनिन के द्वारा। बे नंबर ऑप्शन। 1902 में प्रकाशित पुस्तक व्हाट इज टू बी डन के बाद से व्लादिमीर इलिच उलियानोव ने के स्थान पर लेनिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह पुस्तिका 1903 में पार्टी में बनी फूट का कारण भी मानी जाती है, क्योंकि लेनिन के विरोधियों का कहना था कि यह परंपरागत मार्क्सवादी विचारों के अनुरूप नहीं थे। निकोले चेरनेस्की के उपन्यास का नाम भी व्हाट इज टू बी डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्लेतारी किस पार्टी का मुखपत्र था? पार्लेतारी जो कौन से पार्टी का मुखपत्र था? तो पार्लेतारी जो यह बोल्शेविकों का मुखपत्र था। ए नंबर ऑप्शन। पार्लेतारी या सर्वहारा बोल्शेविक पार्टी का मुखपत्र था। लेनिन ने विदेश में रहते हुए ही राबोचा या गजेटा कामगार गजट नामक समाचार पत्र भी निकाला। 1912 में बोल्शेविक पार्टी के साप्ताहिक मुखपत्र प्रावदा के पहले अंक का प्रकाशन लेनिन ने पेरिस से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 1917 को लेनिन की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल के में विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? 1917 में गठित मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें विदेश मंत्री जो नियुक्त किया था, यह किया गया था ट्रोट्स्की को। ए नंबर ऑप्शन।
ट्रोट्स्की इसमें विदेश मंत्री बने। स्टालिन स्टालिन इसमें राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय जातियों का मंत्री। रायको गृह मंत्री, मिल्यूतिन कृषि मंत्री और विक्टर नोगिन व्यापार एवं उद्योग मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही कोट का चयन कीजिए। रूसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही कोट का चयन कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है पेट्रोग्राद में स्वतः स्फूर्त दंगे। पेट्रोग्राद में स्वतः स्फूर्त दंगे, यह दंगे कब हुए थे? तो यह हुए थे मार्च 1917 के अंदर। 8 मार्च 1917 को, 8 मार्च 1917। दूसरे नंबर पर है बोल्शेविकों का विंटर पैलेस पर कब्जा। बोल्शेविकों ने विंटर पैलेस पर कब्जा कब किया था? तो बोल्शेविकों ने विंटर पैलेस पर कब्जा किया था 8 नवंबर 8 नवंबर 1917 को। तीसरे नंबर पर है लेनिन की निर्वासन से वापसी। निर्वासन से वापसी कब हुई थी? तो यह हुई थी अप्रैल 1917 के अंदर। और चौथे नंबर पर है ड्यूमा की अंतरिम सरकार को प्राधिकार सौंपना। ड्यूमा की अंतरिम सरकार को प्राधिकार सौंपना, यह घटना कब की है? यह 14 मार्च 1917 की। तो चारों ही घटनाएं 1917 के, जिसमें दो घटनाएं मार्च की, एक अप्रैल की और एक जो नवंबर की है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा पेट्रोग्राद में स्वतः स्फूर्त आंदोलन, जो 8 मार्च 1917 को हुआ। दूसरे नंबर पर आएगा ड्यूमा की अंतरिम सरकार को प्राधिकार देना, जो 14 मार्च 1917 का। उसके पश्चात निर्वासन से वापसी अप्रैल 1917। और सबसे अंत में जो आएगा, यह आएगा बोल्शेविकों का विंटर पैलेस पर कब्जा, जो नवंबर 1917 में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 4, 3 और 2, ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं है। जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ राज्य नहीं होगा। जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं है, और जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ राज्य नहीं होगा। यह किसका कथन था? तो यह कथन था लेनिन का। बे नंबर ऑप्शन। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में लेनिन के द्वारा उक्त वाक्य कहा गया। बोल्शेविकों को संबोधित करते हुए लेनिन ने कहा कि रूसी और विश्व क्रांति दोनों की सफलता 2 या 3 दिन की लड़ाई पर निर्भर करती है। लेनिन रूस में स्थापित सर्वहारा की तानाशाही खत्म करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनेसेविक किस विचारधारा के थे? मैनेसेविक जो कौन सी विचारधारा के थे? तो मैनेसेविक जो मध्यम मार्गी विचारधारा के थे। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 1917 में रूसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 1917 की रूसी क्रांति के संबंध में कौन-कौन से कथन इसमें से सही है? पहला है कि अस्थायी सरकार 1917 की दूसरी क्रांति द्वारा अपदस्थ होने तक लगभग 8 माह चली। अस्थायी सरकार है जो 1917 की दूसरी क्रांति द्वारा अपदस्थ होने तक लगभग 8 माह चली थी, तो यह सही है। दूसरा कि अस्थायी सरकार ने जार की अधिकांश नीतियों को जारी रखा, जिससे सरकार और जनता के बीच दूरियां बढ़ती गई। तो इसमें दोनों ही कथन सही होंगे। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी किस दुष्ट साधु के प्रभाव में थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन से दुष्ट साधु के प्रभाव में थी? रासपुतिन के। स नंबर ऑप्शन। जार के बेटे का रोग ठीक करवाने के लिए जारीना पर रासपुतिन का प्रभाव बढ़ गया। जर्मन मूल के जारीना अलेक्सांद्रा और रासपुतिन जनता में बहुत लोकप्रिय थे। 30 दिसंबर 1916 को प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव ने ग्रेगोरी रासपुतिन की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रूसी साम्राज्य के प्रांत जर्मनी को हस्तगत किए गए? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रूसी साम्राज्य के प्रांत जर्मनी को हस्तगत किए गए थे? तो यह किए गए थे फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन। फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन। स नंबर ऑप्शन।
रूस ने 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोवस्क वर्तमान बेलारूस में ट्रोट्स्की के नेतृत्व में जर्मन के साथ संधि की। इस संधि के संबंध में हेजल ने कहा कि आधुनिक विश्व के इतिहास में कलम के प्रभाव से इतना बड़ा भूभाग किसी ने नहीं खोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन ऑफ कमिटीज ऑफ मेजोरिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यूनियन ऑफ कमिटीज ऑफ मेजोरिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी लेनिन के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। लेनिन ने इस दल की स्थापना की व इसके मुख्य पत्र कैरोड का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में प्रकाशित पुस्तक वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक 1904 में प्रकाशित पुस्तक वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक किसने लिखी थी? तो यह जो पुस्तक लिखी गई थी, यह लिखी गई थी लेनिन के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन। रूस में जेम्स तो क्या है? रूस में जेम्स तो क्या है? तो यह स्थानीय प्रशासनिक संस्था है। बे नंबर ऑप्शन। 1864 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय स्थानीय स्तर पर चिकित्सा, शिक्षा, सड़क जैसे कार्यों के देखभाल के लिए बनाई गई संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं। पहला है कि 1917 की रूसी क्रांति ने भारतीय कामगार वर्ग आंदोलन को प्रेरित किया। 1917 की रूसी क्रांति ने भारतीय कामगार वर्ग आंदोलन को प्रेरित किया था। असहयोग आंदोलन में भारतीय कामगार वर्ग शामिल था। असहयोग आंदोलन में भारतीय कामगार वर्ग सम्मिलित था। तो इसमें दोनों ही कथन जो सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 1918 में बोल्शेविक सरकार के द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी न्यायालय था। जनवरी 1918 में बोल्शेविक सरकार के द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी न्यायालय कौन सा था? चेका। द नंबर ऑप्शन। चेका क्रांतिकारी न्यायालय इस्क्रा में दिसंबर 1918 में लिप्जिंग जर्मनी में एक इस पाक्षिक समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशन किया था। जिसका यह पर्च स्टालिन की शुद्धिकरण योजना थी, जिसमें स्टालिन ने अपने राजनीतिक विरोधियों कुलंकों की हत्या के लिए बनाई गई थी। 1936 से 38 के दौरान राजनीतिक हत्याओं के दौर को द ग्रेट पर्ज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में कौन सा देश सर्वप्रथम समाजवादी राज्य के रूप में उभरा? दुनिया का कौन सा देश है जो सर्वप्रथम समाजवादी राज्य के रूप में उभरा था? रूस। ए नंबर ऑप्शन। रूस का युद्ध मंत्री जिसके नेतृत्व में जनवरी 1918 में रूस में लाल सेना का गठन किया गया। रूस का युद्ध मंत्री जिसके नेतृत्व में जनवरी 1918 में रूस में लाल सेना का गठन किया गया था, कौन था वह? ट्रोट्स्की। ए नंबर ऑप्शन। 1917 से 19 के दौरान रूस में गृहयुद्ध की स्थिति थी। रूस द्वारा जर्मनी से संधि के बाद मित्र राष्ट्रों ने बोल्शेविकों के विरोधियों व जार समर्थनों को सहयोग देकर प्रतिक्रांतिकारी श्वेत सरकारों की स्थापना करवाई। प्रतिक्रांतिकारियों की श्वेत सेना व ट्रोट्स्की की लाल सेना के मध्य गृहयुद्ध के दौरान भारी संघर्ष हुआ। 16 जुलाई 1918 को जार व जरीना को गोली से उड़ा दिया गया। भारी खून खराबे के बाद लाल सेना ने प्रतिक्रांतिकारियों का दमन किया। इस प्रकार आरंभ में रक्तहीन रही क्रांति अंत में रक्त रंजित हो गई। गृहयुद्ध शुरू होने के पश्चात 1918 में गृहयुद्ध शुरू होने के पश्चात 1918 से 21 के दौरान सोवियत शासन द्वारा युद्ध साम्यवाद की नीति अपनाई गई। जमींदारों से छीनी गई भूमि को राज्य ने नियंत्रण में ले लिया, किसानों में बांट दिया। गृहयुद्ध के दौरान किसानों से जबरन अनाज वसूला गया। निजी व्यापार को समाप्त किया गया। उद्योगों व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कठोर सरकारी नियंत्रण के दायरे में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बोल्शेविक उपन्यासकार को लेनिन ने उपचार हेतु विदेश भेजा? कौन सा बोल्शेविक उपन्यासकार था जिसे उपचार हेतु विदेश भेजा गया था? तो यह विदेश जो भेजा गया था, यह भेजा गया था
मैक्सिम गोर्की को? मैक्सिम गोर्की। द नंबर ऑप्शन। मैक्सिम गोर्की ने क्रांति पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास मदर लिखा। टॉल्स्टॉय 1828 से 1910 का प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति से तुरंत पहले लेनिन किस देश में रह रहा था? अक्टूबर क्रांति से तुरंत पहले लेनिन किस देश में रह रहा था? तो यह रह रहा था फिनलैंड के अंदर। बे नंबर ऑप्शन। 1897 में लेनिन को साइबेरिया के सुसेस्क्यो में निर्वासित कर दिया गया। 1900 में निर्वासित अवधि समाप्त होने पर लेनिन पेस्को से हराया। वह उसी वर्ष स्विट्जरलैंड चला गया। नवंबर 1905 में वह ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड से सेंट पीटर्सबर्ग लौटा। बाद में वह फिनलैंड निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद वह जेनेवा, पेरिस, बर्न व ज्यूरिख में रहा। अप्रैल 1917 में वह स्विट्जरलैंड से पेट्रोग्राद लौटा। उसे फिर भी भागने पर मजबूर किया गया था और वह फिनलैंड पहुंचा तो वहीं से सितंबर 1917 में वापस रूस लौट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस का बास्टिल किसे कहा जाता है? रूस का बास्टिल किसे कहा जाता है? विंटर पैलेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सैन्य कमांडर ने साइबेरिया क्षेत्र में प्रतिक्रांतिकारी या श्वेत सरकार की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस सैन्य कमांडर ने साइबेरिया क्षेत्र में प्रतिक्रांतिकारी या फिर श्वेत सरकार की स्थापना की थी? तो यह की थी कोलचक के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। कोलचक ने साइबेरिया, यूडेनिक ने उत्तरी पूर्वी रूस, डेनिकिन ने दक्षिणी रूस व रेंगल ने यूक्रेन व क्रीमिया में सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में लेनिन के द्वारा सत्ता प्राप्ति के बाद घोषित भावी कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1917 में लेनिन के द्वारा सत्ता प्राप्ति के बाद घोषित भावी कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? तो और अधिक तीव्रता से युद्ध, यह युद्ध के पक्ष में नहीं थे बल्कि यह शांति के पक्ष में थे, युद्ध के समर्थन में नहीं थे। ये चाहते थे कि युद्ध विराम किया जाए। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का इन्होंने मांग की थी। पूंजीपतियों को राजाधिकारों से वंचित करना और निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण करना, ये सभी इनके को घोषित किए गए थे 1917 में जब सत्ता प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात पहला ऑप्शन इसमें गलत होगा। बेस है और द इसके सही है। बोल्शेविक युद्ध के समर्थन में नहीं थे। सत्ता में आते ही दिसंबर 1917 में जर्मनी के साथ युद्ध विराम समझौता हो गया। 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के संबंध में चेरवोनेट्स थी। रूस के संबंध में चेरवोनेट्स थी। चेरवोनेट्स क्या थी? तो चेरवोनेट्स है जो एक मुद्रा थी। बे नंबर ऑप्शन। रूस की मुद्रा रूबल या सोजनाक थी। 1922 में चेरवोनेट्स नामक नए सिक्के को जारी किया गया। 1924 में पुराने नोट सोजनाक मुद्रा के साथ ही इसकी दर 10:1 निर्धारित की गई। एक चोरवेनेट्स बराबर 10 रूबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलखोज व सोखोज की स्थापना की गई। कोलखोज व सोखोज की स्थापना कहाँ की गई थी? साम्यवादी रूस में। स नंबर ऑप्शन। कोलखोज सामूहिक फर्म, सभी सदस्य इस कोलखोज के मालिक होते थे और सरकार द्वारा तय हिस्सा सरकार को देने के बाद बाकी बांट लिया जाता था। सोखोज राजकीय फर्म, इसका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता था और किसान इसमें भाड़े पर काम करते थे। हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फर्म, हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फर्म फेदोर बेलोव की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में रीगा की संधि किनके मध्य हुई थी? 1921 में रीगा की संधि किनके मध्य हुई थी? तो रीगा की संधि 1921 में हुई थी रूस और पोलैंड के मध्य। ए नंबर ऑप्शन। रूस में गृहयुद्ध से उपजी परिस्थितियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से 1919 में पोलैंड ने रूस पर हमला किया।
शुरुआत में लाल सेना ने पोलिश सेना को वारसा तक खदेड़ दिया, लेकिन बाद में फ्रांस इंग्लैंड की सहायता से विस्चूला नदी के किनारे लाल सेना परास्त हुई। युद्धोपरांत हुई रिगा लातविया की संधि के तहत पोलैंड रूस की सीमा निर्धारित की गई। पोलैंड को बेलारूस और यूक्रेन के कुछ हिस्से दिए गए। रूस ने फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया व लातविया की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 1922 में किन दो देशों के मध्य रपोलो की संधि हुई थी? अप्रैल 1922 में किन दो देशों के मध्य रपोलो की संधि हुई थी? तो रपोलो की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के मध्य। द नंबर ऑप्शन। जर्मनी ने सोवियत सरकार को मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई? रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी लेनिन के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। 1921 में लेनिन द्वारा नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इसके तहत किसानों से अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली के स्थान पर कृषि उत्पादन कर लिया जाने लगा। समृद्ध किसानों कुलक को नए कृषि फार्म स्थापित करने की इजाजत दी गई। अतिरिक्त उपज को किसानों को बाजार में बेचने की इजाजत दी गई। विदेशी पूंजीपतियों को तरल पूंजी सुरक्षित रखने के लिए रियायतें दी गई। छोटे पैमाने पर निजी खुदरा व्यापार की इजाजत दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि, शांति व रोटी। भूमि, शांति व रोटी किस क्रांति से संबंधित नारा है? भूमि, शांति व रोटी कौन सी क्रांति से संबंधित नारा है? तो यह रूस की क्रांति से संबंधित। सी नंबर ऑप्शन। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी का नारा था लैंड, पीस और ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का प्रथम प्रकाशन है जो किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1867 में। ए नंबर ऑप्शन। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 की पुस्तक दास कैपिटल सर्वप्रथम जर्मन भाषा में 1867 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से प्रेरित होकर अपनाई गई? भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से प्रेरित होकर अपनाई थी? सोवियत संघ ने। द नंबर ऑप्शन। स्टालिन के नेतृत्व में रूसी सरकार द्वारा 1928 में राज्य आयोजना गोस्प्लान के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना लागू की गई। राज्य योजना 1 अक्टूबर 1928 से 31 दिसंबर 1932 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय समाजवादियों द्वारा किस वर्ष सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया? रूस रूस के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय समाजवादियों द्वारा किस वर्ष सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया था? तो यह किया गया था 1900 ईस्वी के अंदर। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया। 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ था जिसे जाना गया, जिसे किस रूप में जाना गया? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में फैली निम्नलिखित में से किस महामारी को राष्ट्रसंघ के स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियंत्रित किया गया? रूस में फैली निम्नलिखित में से किस महामारी को राष्ट्रसंघ के स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नियंत्रित किया गया था? तो कौन सी बीमारी फैली थी जिसे राष्ट्रसंघ के द्वारा नियंत्रित किया गया था? तो यह जो बीमारी थी, यह बीमारी थी टाइफस या टाइफाइड। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ यूएसएसआर की स्थापना कब की गई? यूएसएसआर सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1922 ईस्वी में। बे नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज आज के चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि रूस में निर्वाचित तीसरी ड्यूमा के किस दल ने सर्वाधिक स्थान हासिल किए? रूस में निर्वाचित तीसरी ड्यूमा के किस दल ने सर्वाधिक स्थान हासिल किया था? तो यह क्या था? अक्टूबरिस्ट ने। द नंबर ऑप्शन। तो यह थे रूस की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब हम रूस की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनको हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं, इनका कालक्रम देखते हैं, कौन कौन से समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। सबसे पहले नंबर पर है 1613 ईस्वी। 1613 ईस्वी में रोमनोव राजवंश की स्थापना होती है। दूसरे नंबर पर है 1825। 1825 में दिसंबर क्रांति, जार निकोलस प्रथम के समय दिसंबर क्रांति होती है। 1833 में लिबरेशन ऑफ लेबर, श्रमिक मुक्ति, रूस का प्रथम साम्यवादी दल गठित होता है। 29 जनवरी 1897 को लेनिन का साइबेरिया निर्वासन होता है। 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रथम सम्मेलन होता है। 1903 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का बोल्शेविक और मेंशेविक में विभाजन होता है। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना होती है। रूसी कैलेंडर के अनुसार यह 9 जनवरी को है। 1905 के अंदर ही ड्यूमा के निर्वाचन की घोषणा होती है। 19 अगस्त 1905 को बुलिगिन संविधान तैयार होता है। अगस्त 1905 में पोर्ट्समाउथ संधि होती है जो रूस और जापान के मध्य होती है। 30 अक्टूबर 1905 को अक्टूबर घोषणा पत्र आता है। 10 10 मई से 21 जुलाई 1906 को प्रथम ड्यूमा का कार्यकाल था। मार्च 1907 से लेकर जून 1907 तक द्वितीय ड्यूमा का कार्यकाल था। नवंबर 1907 से लेकर 1912 तक तृतीय ड्यूमा और 1912 से लेकर 1917 तक जो चतुर्थ ड्यूमा का शासनकाल था। 1912 में बोल्शेविक पृथक दल की स्थापना की गई। 30 दिसंबर 1916 को रास्पुटिन की हत्या की गई। 7 मार्च 1917 7 मार्च 1917 तत्कालीन राजधानी पेट्रोग्राद सेंट पीटर्सबर्ग में रोटी की मांग को लेकर क्रांति प्रारंभ होती है। 8 मार्च 1917 को महिलाओं की हड़ताल होती है। महिलाएं हड़ताल करती है। इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 12 मार्च 1917 को क्रांति का शासन पर अधिकार होता है। 14 मार्च 1917 को ऐसे सरकार का गठन होता है लियो के नेतृत्व में। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति या जिसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति होती है। 20 जनवरी 1918 को चेका का गठन होता है। जनवरी 1918 में ट्रोट्स्की के नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया जाता है। मार्च 1919 में कॉमिटन या तृतीय साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है। 1921 ईस्वी में रीगा की संधि पोलैंड व रूस के मध्य। 16 अप्रैल 1922 को रेपोलो की संधि रूस व जर्मनी के मध्य। 1922 ईस्वी चेरवोनेट्स 10 स्वर्ण रूबल के तुल्य नई मुद्रा जारी की। दिसंबर 1922 में यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना होती है। 1924 में निजी व्यापार का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1 फरवरी 1924 को ब्रिटेन द्वारा बोल्शेविक सरकार को अब मान्यता दी गई। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु होती है। 1929-30 के अंदर कृषि का सामूहिकरण किया जाता है। 1933 में अमेरिका ने सोवियत संघ को वैधानिक मान्यता प्रदान की। 1934 ईस्वी में स्टालिन के शुद्धिकरण या चित्सका योजना आती है। 5 मार्च 1953 को स्टालिन की मृत्यु होती है। क्रांति के बाद आर्थिक प्रगति के चरण। क्रांति के बाद आर्थिक प्रगति 1917 से लेकर मई 1918 तक परिवर्तनशील राजकीय पूंजीवादी का काल। जून 1918 से मार्च 1921 तक युद्धकालीन साम्यवादी काल। मार्च 1921 से लेकर 1928 तक नई आर्थिक नीति आती है और 1928 में
स्टालिन ने ग्रेट बेक के साथ नई आर्थिक नीति त्याग दी तथा गोस्पलान राज्य आयोजना योग गोस्पलान द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो यह थी रूस की क्रांति। रूस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नोत्तर थे और कुछ इसमें न्यू प्रश्नोत्तर भी ऐड थे। इसके साथ ही हमने एक चार्ट के माध्यम से रूस की क्रांति के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जो हमने अध्ययन किया। अब हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नाजीवाद और फांसीवाद। नाजीवाद और फांसीवाद की अगली क्लास होगी फांसीवाद की। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।